हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आज मैं लेकर आया हूं फैनमेड कॉमिक्स अर्थ रिबूट का पहला एपिसोड। दोस्तों, इस सीरीज का पहला नाम नागराज नोयर वर्जन था, जो एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन है। इस कहानी और कॉमिक्स को बनाया है मैंने सॉरी नवनीत भाई ने, जो हसगुल्ले बनाने के लिए कॉमिक्स प्रेमियों में पहले से बहुत प्रसिद्ध हैं। मित्र नवनीत ने पहले भी एफएमसी की कॉमिक्स अंगारा उद्गम के तीसरे व चौथे भाग में आर्ट बनाया है। अब आते हैं इस कॉमिक्स पर। इस कॉमिक्स पर कलरिंग की है मैंने। अबे साले, सच यार, मैंने ही कलरिंग की है, मेरे पास प्रूफ भी है। माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल। यह सीरीज पहले नागराज, भेड़िया और ध्रुव के एक साथ ओरिजिन के रूप में लिखी गई, पर नवनीत भाई इस सीरीज को चंद पन्नों में निपटाकर इसका कत्ल करना नहीं चाहते थे। फिर शुरू हुआ बाकी हीरोज का भी आगमन और धीरे धीरे कॉमिक्स के पेजों की संख्या बढ़ने लगी। खैर, अब कहानी के मेन पॉइंट पर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब नागराज के रचयिता माने जाने वाले प्रोफेसर नागमणि ने नागराज की अपराध जगत में बोली लगाकर उसे बुलडॉग को बेचा था, या कह सकते हैं कि उसे किराए पर दिया था 1 महीने के लिए। तब बुलडॉग नागराज को उसका पहला टास्क देता है। वह नागराज को कहता है, बंगारडा कबीले में स्थित भेड़िए की वह मूर्ति बहुत प्राचीन है, सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह $1 अरब मूल्य की है। 1 मिनट, यह तो कहानी का सार ही बदल गया। नागराज को भेड़िया की मूर्ति नहीं, आसाम में एक मंदिर से देवी की मूर्ति चुराने का मिशन मिला था, पर यहाँ शायद कहानी या कहूँ पूरी अर्थ ही रिबूट हो गई है। आगे बुलडॉग कहता है, गोरखनाथ और भाटकी नामक 2 चमत्कारी सन्यासी भी उसकी सुरक्षा करते हैं, कबीलेवासी भी उन्हें देवता की तरह पूजते हैं। तब नागराज कहता है, मैं उन दोनों का भी खेल खत्म कर दूंगा। बुलडॉग के एक पायलट राका ने उसे जंगल की सीमा तक छोड़ दिया, जहां से वह चल पड़ा एक बेहद खतरनाक मिशन पर। नागराज मन में सोच रहा था, नागरस्ती के प्रयोग से मचानों वाले प्रहरी सतर्क हो सकते हैं, मुझे बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बुलडॉग ने कहा था, कई कबीले घात लगाकर बैठे हैं, मुझे गुपचुप मूर्ति वाली पहाड़ी पर रेंग कर चढ़ना होगा। जंगल जहां कदम कदम पर मौत बिछी थी, एक मौत का सौदागर दूसरे मौत के सौदागर से भिड़ चला था, पर नागराज के बाहुबल और फुर्ती के आगे उस मौत के सौदागर का दांव नहीं चल पाया। नागराज उसकी गर्दन को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लेता है और कहता है, बेटे तेरा पाला आज तक बराबरी वालों से नहीं पड़ा था, इसलिए चौड़ा हो रहा था, अब बस देखता जा तू। कुछ पलों की भीषण लड़ाई के बाद ही नागराज ने शेर का काम तमाम कर दिया। तब वहां आता है नीली पीली पोशाक पहने एक शख्स और कहता है, एक बेजुबान जानवर की निर्मम हत्या के जुर्म की सजा तुम्हें अब वन प्रशासन जरूर देगा। खून से लथपथ नागराज उसकी ओर देखता है और कहता है, तू कौन है बे, वन प्रशासकों का विदूषक? तब वह शख्स कहता है, मेरा नाम ध्रुव है, वैसे तो मैं सर्कस के तंबू से इतनी दूर वन भ्रमण के लिए आया था, पर तुम्हारे इस घिनौने कृत्य की सजा कानून के हाथों तुम्हें दिलवा कर ही जाऊंगा मैं। नागराज को चैलेंज की लड़ाई लड़ने में शुरू से ही मजा आता है। वह तुरंत स्नेक स्टाइल मार्शल आर्ट की मुद्रा में आ जाता है और कहता है, तो फिर आजा मैदान में बच्चे, नागराज तेरे जुनून को तेरी हसरतों सहित दफन कर देगा। फिर दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। ध्रुव की सर्कस वाली कलाबाजियां उसे नागराज की खतरनाक वारों से बचा रही थी। तब नागराज मुस्कुराकर कहता है, कब तक बचेगा पट्टे? ध्रुव बड़ी मुश्किल से नागराज के वारों से खुद को बचा पा रहा था। वह मन में सोचता है, ये तो बहुत ही फुर्तीला है और ट्रेंड भी, पर आखिरकार नागराज के सीधा वारों को ज़्यादा देर तक वह नहीं छका पाया। पर ध्रुव के पास भी बुद्धि की ताकत थी, वह उसे शिकारियों के फंदे में फंसाने में कामयाब हो जाता है और नागराज उल्टा लटक जाता है। तब ध्रुव कहता है, वाह, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। पर नागराज को ऐसे फंदों से फर्क पड़ता तो उसे भला नागराज कौन कहता। नागराज तुरंत अपने कलाइयों से सर्प छोड़ता है और जो ध्रुव को बांध देते हैं। तब नागराज कहता है, नागराज वो ऊँट है पहाड़ जिसके नीचे धूल चाटते हैं प्यारे। तब नागराज अपने सांपों को वापस बुला लेता है और ध्रुव को आज़ाद करते हुए कहता है, मैंने जानबूझकर तुझ पर घातक प्रहार नहीं किया, मैं व्यर्थ खून खराबा नहीं चाहता, अब मेरे सब्र का इम्तहान मत ले बच्चे। नागराज का रास्ता तो जलजले भी नहीं रोक सकते, फिर तेरी बिसात ही क्या है, अब चला जा यहाँ से, वरना अपने अंजाम का जिम्मेदार तू खुद होगा। तब ध्रुव कहता है, ध्रुव का निश्चय अटल है नागराज, यह गलती तुझे बहुत महंगी पड़ेगी,
इतना कहकर ध्रुव कई जानवरों की आवाजें निकालना शुरू कर देता है। नागराज उसे पागल समझते हुए कहता है, पट्ठा यह कौन सी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा है। पर जल्द ही नागराज को पता चल गया कि वह पट्ठा यानी ध्रुव कोई पागल नहीं बल्कि चालाक शख्स है। उसके पुकारने पर बहुत सारे जानवर वहां पर आ गए थे और नागराज से भिड़ रहे थे। नागराज उनसे निपटते हुए कहता है, ओह तो तू इन जंगली जानवरों को मदद के लिए बुला रहा था। अब थोड़ी देर में इन्हें ही मदद की जरूरत पड़ेगी, देखता जा। नागराज चंद ही पलों में उन जानवरों के हाथ पैर गले अपने सरबंधनों से बांधकर आक्रामक रूप से ध्रुव की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब नागराज तुझ पर कोई रियायत नहीं बरतेगा। नागराज को यूं गुस्से में देख ध्रुव भी एक्शन में आ जाता है, पर नागराज से शारीरिक द्वंद्व में जीतना अगर असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर था। तब ध्रुव मन में सोचता है, अब सीधी लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ध्रुव की मुश्किलें बहुत बढ़ रही थी और आखिरकार उस प्रचंड गुस्से से ध्रुव के होश बेहोशी के सागर में गोते लगा गए। ध्रुव से निपटकर नागराज आगे बढ़ते हुए कहता है, एक बेहोश आदमी को खत्म करना मुझे गवारा नहीं। अब जल्द ही मूर्ति की दिशा में बढ़ूं। नागराज थोड़ी दूर जाता ही है कि उस पर भालों से वार होता है। चंद क्षणों में कुछ जंगली आदिवासी नागराज को घेर लेते हैं और चिल्लाते हैं, मारूला बेलूला ठेलूला। तब नागराज कहता है, ठेलेगा तो अब नागराज तुम सबको कम बख्तों। कुछ ही देर में सब जंगली बेहोशी की दुनिया में कूच कर गए। तब नागराज पैदल न चलकर सरपरस्ती पर झूलते हुए आगे बढ़ता है और सोचता है, अब जब प्रहरियों ने देख ही लिया है तो जमीनी यात्रा बंद और हवाई यात्रा शुरू। इधर नागराज पर कोई नजर रख रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, यूं ही आगे बढ़ता चल नागराज, तेरी जीत में ही मेरी जीत छिपी है। दिल लगी सी हो गई है अब तो तुझसे। इधर बाबा गोरखनाथ भी शिकांगी के साथ नागराज की राह देख रहे थे। तब वे कहते हैं, वो आ रहा है शिकांगी, उसका सही मार्ग पर आने का वक्त हो चला है। इधर नागराज पहाड़ी तक पहुंचने के लिए शुरू कर चुका था तैराकी का सफर, पर दरिया में भी मौत के दामाद नागराज की राह देख रहे थे। वे उस पर झपट पड़ते हैं, पर शायद उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया था। नागराज एक मगरमच्छ का जबड़ा फाड़ते हुए कहता है, तुम सबकी मौत का फरमान हूँ मैं। उन सबसे निपटकर जैसे ही नागराज दूसरे छोर से बाहर निकलता है, सामने बाबा गोरखनाथ खड़े थे, जिन्हें देखकर नागराज धमकी भरे अंदाज में कहता है, मेरा रास्ता रोकने की सोचना भी मत सन्यासी बाबा। तब बाबा गोरखनाथ कहते हैं, तुम जैसे भटके हुए का कोई रास्ता नहीं होता नौजवान। इधर नागराज की वह दिलरुबा दूर खड़ी सारा नज़ारा देख रही थी। वह कहती है, ओह एक तो सामने आया, मैं इसकी तैयारी करके आई हूँ, पर पहले देखते हैं मेरा दिलबर क्या करता है। इधर बाबा गोरखनाथ अब भी अपने निश्चय पे अडिग थे। वे कहते हैं, लौट जा बालक, वरना मैं तुझे फिर अपने साथ ले चलूंगा। तब नागराज कहता है, साथ तो तेरे अब तेरा कफन ही जाएगा सन्यासी। इतना कहकर वह बाबा गोरखनाथ को सर्पबंधनों से बांधने के लिए सर्पसेना छोड़ता है, पर सर्पसेना वापस लौट आती है। तब नागराज मन ही मन सोचता है, ओह नागसेना लौट आई, ये जरूर उस काले नेवले शिकांगी की करामात है। तब वह गोरखनाथ पर अपनी विष फुंकार छोड़ता है, पर उसका भी वही हश्र होता है। तब बाबा गोरखनाथ कहते हैं, ढीठ बालक, तो तू अपना इरादा नहीं बदलेगा। तब नागराज कहता है, जिसे 131 से ज्यादा युद्ध कलाएं आती हैं, उसका इरादा तो महाकाल भी नहीं बदल सकते सन्यासी। तब बाबा गोरखनाथ कहते हैं, तो तुझे फिर युद्ध की भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। तब बाबा गोरखनाथ शिकांगी को नागराज पर हमला करने का आदेश देते हैं और फिर नागराज को मुंह की खानी पड़ती है। तब वह मन ही मन सोचता है, वार को और अधिक तीव्र करना होगा। इतना सोचकर नागराज शिकांगी पर बहुत सारे सर्प छोड़ता है, पर शिकांगी की शक्तियां भी असीमित थी। पर नागराज अब दिमाग से काम ले रहा था। वह लगातार नागों की बौछार सी ला देता है। इससे पहले शिकांगी सब नागों से निपट पाता, नागराज नागों की ओर से शिकांगी पर वार कर देता है। अचानक हुए इस जोरदार वार ने शिकांगी के मृदु शरीर को हिला डाला था। शिकांगी को हारता देख बाबा गोरखनाथ हरकत में आ जाते हैं और अपनी शक्ति से नागराज को अग्नि चक्र में कैद कर देते हैं। फिर वे कहते हैं, बस बहुत हुआ हठी बालक, अब हम तुझे ले चलेंगे अपने साथ। उस चक्र में नागराज हिल भी नहीं पा रहा था। तब नागराज पर नजर रखी वह शख्स हरकत में आती है और कहती है, तेरा खेल अब खत्म हुआ सन्यासी। इस नर्व डिसरप्टर गन के ब्लास्ट से तेरे जैसे योगी का दिमाग फटेगा तो नहीं, पर बेहोश जरूर होगा। शिशी के वार से आज तक कोई नहीं बच पाया, तो तू क्या बचेगा सन्यासी। इतना कहकर वह ट्रिगर दबाती है और न्यूरो ब्लास्ट बाबा गोरखनाथ से टकराते ही वे चीखकर बेहोश हो जाते हैं। बाबा को बेहोश देख शिकांगी मन में सोचता है, किसी ने गुरुदेव पर हमला किया है। इससे पहले वह बेहोश गुरुजी को कोई और नुकसान पहुंचाए
मुझे इन्हें यहाँ से लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। इतना सोचकर शिकांगी वहाँ से बाबा को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। उन दोनों के वहाँ से गायब होते ही नागराज भी जड़ अवस्था से बाहर आ जाता है। नागराज को स्थिति का आभास नहीं हुआ था। वह मन ही मन सोचता है, ओह सिर अभी भी बना रहा है, पर ये बाबा और वो नेवला कहाँ गायब हो गए। खैर जो भी हुआ ठीक हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इधर नागराज के अलावा भी कोई था जो उस मूर्ति को हासिल करना चाहता था। वह था अंतर्राष्ट्रीय डॉन भूरा बिल्ला का छोटा भाई काला बच्चा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है। आपको अपने सुपर फिंगर से लाल रंग से बने सब्सक्राइब बटन को भी दबाना है और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों अब लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।